अपना एक स्टेटस है, हम उस स्टेटस के अकॉर्डिंग शादी करेंगे। क्या स्टेटस क्या है? जब वो पीड़ित होती है, जब वो पीड़िता बन के आती है, तब स्टेटस कहाँ जाता है? और वो अपनी बोली लगवाने को जब तक तैयार हो रहा है तब तक ये दहेज जाएगा नहीं। लेकिन साथ ही साथ जो नवयुवतियाँ अपनी हैं उनको भी ये तैयार होना पड़ेगा कि जो मेरा आने वाला जीवन है उसमें जो मेरा जीवन साथी है उसके साथ मेरी पहली शर्त ये है। डीवी एक्ट और 498 इसका कई फ़ायदा भी उठा रहे हैं। कई केस ऐसे भी आते हैं, आज वहाँ शादी कर ली, उससे तलाक ले लिया, इतने लाख रुपए ले लिए, फिर अगली जगह जाकर शादी कर। वाकई में कारण होते हैं घरेलू हिंसा के, लेकिन वो उसको रूप दे देती हैं दहेज उत्पीड़न का, कि दहेज मांगना, दहेज मांगने के ऊपर पूरी फैमिली को फंसा देना, लड़के को फंसा देना, जबकि वाकई में मतलब धरातल पे ये चीज़ें नहीं होती हैं। शर्त रखी जाए तो वहाँ रिश्ता ही नहीं करना चाहिए। रिश्ता हम क्यों करते हैं? हम भी लड़की के लिए अपनी हैसियत से बड़ा घर देखते हैं। दहेज क्या है? जी हाँ, दहेज उस बाप से पूछो जिसकी जमी भी गई और बेटी भी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं एक गंभीर मुद्दे को लेकर। बात करते हैं शादी के वक्त बेटी को वधू पक्ष की तरफ से दिया जाने वाला सामान, जिसे दहेज का नाम दिया जाता है। इसको लेकर प्राचीन समय से ही अलग अलग बातें उभर कर सामने आती रही हैं। किसी ने इसे बेटी के स्नेह स्वरूप दिया जाने वाला सामान कहा, तो किसी ने इसे बेटी का नए आशियाने पर खुशियों का उपहार। लेकिन समय बदलने पर यही दहेज रूपी दानव बनकर समाज को चुनौती दे रहा है। हालात यह पैदा हो गए हैं कि समूचे राष्ट्र के लिए यह राष्ट्र चुनौती दिखाई देने लगा। शादी के वक्त पर वर पक्ष की तरफ से महंगी महंगी गाड़ियों की डिमांड बवाल तो खड़ा कर ही रही है, वहीं बेटियां व माता पिता कई बार लाचार नजर आते हैं। इसी विषय को लेकर प्रबुद्ध महिलाओं से बातचीत की कि आखिर दहेज से मुक्ति कैसे मिले। देखिए भिवानी हलचल की विशेष रिपोर्ट। कई बार मैम पढ़े लिखे भी जो महिलाएं होती हैं, जैसे अभी 2-3 दिन पहले करनाल का कोई एक मसला सामने आया है, लो PhD है, उसके बावजूद भी उनकी शादी नहीं हो पाई, फेरे नहीं हो पाए। जो वर पक्ष है वो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लड़की वाले उनके आरोप लगा रहे हैं। हरबंस कौर, महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी भिवानी और चरखी दादरी एडिशनल कार्य संभाल रही हूँ। वो खुद इस चीज़ को मानती है कि कुछ नहीं लेना देना। अब तो आप इस चीज़ को देखो कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो अभी ये नहीं कह सकती कि सभी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं कि वो दहेज के उसको यहाँ नहीं कह सकते हम, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो अपने निर्णय ले रही है, उन्हें पता है कि हम क्या कर सकते हैं। वो इस प्रथा को खुद ख़त्म करे तो कर सकती है, अन्यथा वॉयलेंस का एक साथ ऐसा चक्र है जिससे निकलने का मार्ग सिर्फ महिला के पास है, मेरा ऐसा मानना है। दूसरा, उस चक्र से कोई द्वार या खिड़की नहीं खोल सकता। वो खिड़की या दरवाज़ा खुद महिला जो उस चक्र के अंदर है वो उसको तोड़ के बाहर आएगी, तब जाकर वो इस वॉयलेंस के चक्र को तोड़ेगी और इस दहेज के इस दानव को वो खुद स्वाह कर सकती है, खाक कर सकती है, अगर वो अपनी क्षमताओं को बढ़ा ले। अगर वो ये सोचते हैं नहीं हम अपना एक स्टेटस है, हम उस स्टेटस के अकॉर्डिंग शादी करेंगे। क्या स्टेटस क्या है? जब वो पीड़ित होती है, जब वो पीड़िता बन के आती है, तब स्टेटस कहाँ जाता है? अब बात करें जब दहेज की, दहेज पहले भी समाज में लिया और दिया जाता था, आज भी समाज में लिया और दिया जा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि बहुत नज़दीक कोई ऐसा समय जिसको मैं बाउंड करूँ या मैं अपने नज़रिए से देख पाऊँ कि वो इस तरह की समस्या को हम ख़त्म किया हुआ समझेंगे, क्योंकि समस्या वही है दहेज की, बस इसके लेन देन का जो तरीका है वो बदल गया है। समाज उसको अलग अलग तरीके से अपना करके उसी मांग को विभिन्न तरीके से जो है लेकर चलता है। नज़रिया बदला है, समस्या वहीं की वहीं है। जैसे कि हम महिला पढ़ी लिखी है, वो अपने आप को अपनी पूरी क्षमताओं के साथ आगे लाती है, एक परिवार से दूसरे परिवार में सेटल होती है। जब वो अपने पाँव पे खड़ी होती है तो उसके साथ जब वॉयलेंस होता है, तो जब वो वॉयलेंस के साथ जब वहाँ पर दहेज को कनेक्ट किया जाता है तो उसको भी उस रूप में ही लिया जाता है कि ये कितना कमाएगी आगे और हम इसकी जो कमाई पर किस तरह से हक उस पर रखेंगे। वो एक मसला है, चाहे वो कितनी भी उसके आगे साधन आ जाए, लेकिन वो जो हक है, जो एक उसका अपने आप की अपनी कमाई पर भी हक नहीं है। बड़ा एक विचित्र सा लगता है कि बहुत सारे ऐसे सेटअप में आप देखोगे जहाँ पर वो अपने निर्णय नहीं ले पाती, उसके निर्णय जो है वो उसके इन लॉज, उसके हस्बैंड या जो भी उससे रिलेटेड डोमेस्टिक रिलेशनशिप जो उसकी होती है वो लोग उसको देखते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे
एम्प्लॉयज़ जो होंगे जो सरकारी उसमें भी कर रहे हैं, उनके इवन की एटीएम तक जो है उनके हस्बैंड या कोई और उसको यूज़ करता है, उसको हक नहीं होता इन चीज़ों को, या फिर वो पूरी तरह से नहीं होता, थोड़ा बहुत हक होता है। अब बात करें जब दहेज जैसे जो दानव पहले भी मुंह खोले था, आज भी खोले हुए है, और मुझे नहीं लगता उसका मुंह बंद होगा। उसका मुंह में वो सारे जो उसकी डिमांड है जो दहेज को लेकर है, वो रूप बदल के वो उसको इनटेक करेंगे, नहीं तो वो समस्या को हम पूरी तरह से काबू नहीं कर सकते। बस उसका एक ही मुझे एक जरिया नज़र आता है, महिला खुद अपने लिए अपने आप को जगाए और खुद वो अपने आप को इतना सक्षम बना ले कि वो सारी लाइन उसके लिए छोटी पड़ जाए, वो अपनी लाइन को इतना बड़ा खींच दे। हमारे साथ डॉक्टर रश्मि बजाज जी मौजूद हैं। डॉक्टर रश्मि बजाज जी स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति जो वैस कॉलेज भिवानी से इन्होंने ली है, अभी सत जिंदा कल्याण कलानौर कॉलेज जी, वहाँ एज ए डायरेक्टर के रूप में एक शिक्षा की अलग जगाने के लिए इन्होंने अवैतनिक रूप से वहाँ सेवाएं देने का कार्य किया है। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे दहेज जो एक दानव के रूप में उभर करके समाज में आ रहा है, उससे मुक्ति कैसे दिलाई जाए। जी जी राजेंद्र जी, दहेज तो हमारे यहाँ हमेशा से ही रहा है। बीच में इसके बारे में इतना जिक्र और चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि और मुद्दे जो हैं स्त्रियों के, जैसे कि स्त्री हिंसा और यौन हिंसा, इस किस्म के मुद्दे जो हैं वो ज़्यादा छाए रहे। दहेज यहाँ हमेशा रहा है और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे समाज में दहेज को सामाजिक स्वीकृति भी मिली हुई है। मतलब ऐसा केस या विचार हमारे सामने टाइम टू टाइम तो आते हैं जो कि कहीं हमारे किसी की शिकायत हो गई या किसी ने मना किया जब देने से, तो वो हमारे सामने आ गया। लेकिन अदरवाइज़ यहाँ दहेज हमेशा रहा है, लोग दे भी रहे हैं और लोग ले भी रहे हैं। आप ये देखिए कि ज़्यादातर शादियाँ जो हैं, कोई 1-2% एक्सेप्शन अपवाद छोड़कर ज़्यादातर शादियों के साथ ये चल रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही एक निंदनीय और हमारी प्रगति को रोकने वाला एक ये सामाजिक कुप्रथा है। इसको मुक्ति के लिए किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे? जी बिल्कुल, इससे मुक्ति की बहुत ज़रूरत है क्योंकि इससे समाज में बाकी सारी जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, अनेक और बुराइयां पनपती हैं। जैसे कि जब भ्रूण हत्या की बातें होती थी और सर्वेज हुए तो उसमें भी ये था कि लड़कियां क्यों नहीं चाहिए, बेटियां क्यों नहीं चाहिए। एक बड़ा उसमें ये कारण बन के उभरा था कि लड़कियों को दहेज भी देना पड़ता है। जहाँ लोग सक्षम हैं वहाँ वो कहते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि अच्छा उनको भी नहीं लगता कुछ देना आर्थिक रूप से। लेकिन जहाँ पर समाज का निम्न वर्ग था वहाँ तो लड़कियों के पैदा होने में एक बड़ा बाधा वो रही ही। तो इससे लड़कियों की स्थिति बहुत ख़राब होती है और मुक्ति को तो इससे लेनी ही चाहिए हमें। दहेज जो है ये हमारे माथे पर एक कलंक है। और आप देखें कि भारत अपना विश्व गुरु, विश्व शक्ति बनने जब जाता है तो ये दहेज नाम का जो पारिवारिक रिश्तों के बीच का एक ये बहुत अपमानजनक, मैं इसको मानती हूँ, स्त्री और पुरुष के, वर और वधू के बीच में। और जब हमारा विवाह टिका ही दहेज पर हुआ है तो ये एक बहुत निंदनीय कार्य है। अब मुक्ति के लिए अब इसका क्या किया जाए? मुक्ति आवश्यक है, ये बात तो है, चाहे वो स्त्री मुक्ति करें बात, समाज मुक्ति की बात करें, हम कोई भी बात करें, लेकिन उसके लिए किया क्या जाए? मेरा ये मानना है, कई सालों से, आपको तो पता है राजेंद्र जी, मैं जुड़ी रही हूँ इन सब बातों से, स्त्री मुद्दों से। मुझे लगता है परिवर्तन तब आएगा जब हमारी नई पीढ़ी जो है ना वो बहुत खुल के इसमें सामने आएगी। और नई पीढ़ी में भी लड़कियां और लड़के दोनों, जैसे लड़का जो है, भाई मैं तो ये कहती हूँ कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो कब जागेगी भारतीय नवयुवक की? भाई कब तक तुम बिकोगे ये बताओ। तुम अगर ये कहते हो कि मुझे दहेज नहीं चाहिए तो ही कोई चेंज शुरू हो सकता है। लड़कियां कहेंगी हम नहीं देना चाहते, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर सामने वाले यही इंसिस्ट करते हैं हमें लेना चाहिए तो लड़की वाले जो हैं वो, उनकी एक पोजीशन थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। ये मैंने देखा, अपने अनुभव से देखा कि ठीक है वो नहीं होता तो फिर उनको और लड़की मिल जाती है, लड़के वाले को और मिल जाती है। इस किस्म से ये चक्र चलता रहता है। अब पिन पॉइंट करके अगर मैं लाऊं तो मेरा अपना अनुभव मुझे ये बताता है कि जो नवयुवक है आज का भारतीय नवयुवक, उसकी अंदर जो उसका आत्मस्वाभिमान है, उसका स्वाभिमान, वो उसके अंदर जागना चाहिए। उसके बिना इस चेंज की शुरुआत नहीं होगी, क्योंकि जब तक वो बिकने को तैयार है कि हाँ
मैं बिकने को तैयार हूँ, और ठीक है मैं इतने में जैसे पीछे केसेस भी आए हमने देखा, और वो अपनी बोली लगवाने को जब तक तैयार हो रहा है तब तक ये दहेज जाएगा नहीं। लेकिन साथ ही साथ जो नवयुवतियाँ अपनी हैं उनको भी ये तैयार होना पड़ेगा कि जो मेरा आने वाला जीवन है उसमें जो मेरा जीवन साथी है उसके साथ मेरी पहली शर्त ये है कि ये दहेज नहीं लेगा। हम दोनों मिलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। जिसने दोनों साइड के माँ बाप ने गिफ्ट देने हैं, कुछ करना है, दोस्तों ने देने हैं, वो दोनों साइड के वो दे दें ताकि उनके घर गृहस्थी शुरू होनी तो हो। लेकिन जो दहेज के रूप में ये दिया जाता है, जो कि लड़के के लिए भी अपमान है, मैं मानती हूँ कि वो लेके किसी को लड़की ला रहा है लेकिन साथ में वो पैसे मांग के ला रहा है। और लड़की को तो आप देखो ना राजेंद्र जी, एंट्री टिकट है किसी घर में घुसने का, इंस्टीट्यूशन में उसका एंट्री टिकट है भाई, इतने हज़ार लाख नहीं देगी तो तू अपने उस घर में नहीं घुस सकती है। और वो कहता है तेरे को लाऊंगा नहीं जब तक तू दहेज नहीं देगी। तो ये बड़ी एक ऐसी अपमानजनक सी वो है। नवयुवक और नवयुवतियाँ दोनों को अब इसमें ले लेना चाहिए फैसले। इतने फैसले हम कर रहे हैं, नए फैसले, नए किस्म का समाज बना रहे हैं। लड़कियाँ आज इतनी आगे बढ़ रही हैं, लड़के भी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो एक मानसिकता हमने नहीं बदली ना, हमने जीन्स पहन ली, हमने मोबाइल ले लिए, हमने लिव इन कर लिए, हमने अफेयर्स कर लिए, हम प्रेम विवाह कर रहे हैं। आप देखो प्रेम विवाह में भी यहाँ दहेज दे रहे हैं, लोग ले रहे हैं। तो ये जो एक मानसिकता है इसको बदलने की बहुत ज़रूरत है, तभी समानता भी आएगी और तभी ये एक अच्छा संबंध भी बन पाएगा, अच्छा समाज भी बन पाएगा। शादी खर्च पर कोई लिमिटेशन की भी डिमांड होनी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल सीधी समाज में अपनी शादी बिल्कुल सिंपल मैरिज होनी चाहिए। 5-10 अपने बराबर के जो हैं अपना इनर सर्कल उसको वहाँ बुलाकर उसके साथ ही शादी होनी चाहिए। जितना प्रदर्शन हम बढ़ाते जा रहे हैं, इतनी डेकोरेशन, इतने लोगों का खाना, ये जो प्रदर्शन है ये इस मौके के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। वैसे आपने किसी को पार्टी देनी है, बुला के उत्सव मनाना है, बनाइए, लेकिन इस समय जो खर्चे में रहता है ये नहीं। एक चीज़ मैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगी चांद जी, कि मैंने ये देखा कि जो हमारे सामाजिक सुधार की मुहिम है वो एक टाइम में तो चलाई गई, जैसे अम्बेडकर थे, फूले थे, इनके समय में ये मुहिम तो चली कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसी कुप्रथाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद हम आगे बढ़ते गए, उनको हमने छोड़ दिया, उनके विचारों को हमने यहाँ तक तो रख लिया कि आरक्षण हो जाए, उसको एक पॉलिटिकल बात तो बना ली। लेकिन अगर आरक्षण है हमारे किसी के लिए भी, वो विचार हमने पकड़ के उनका रख लिया, लेकिन वो जो समाज सुधारना चाहते थे, जो स्त्रियों की वहाँ पर वो स्थिति बनाना चाहते थे कि वहाँ पर दहेज नहीं होना चाहिए, स्त्रियों की समानता की स्थिति होनी चाहिए, हमने अपने सुविधानुसार उनके वो वाले विचार जो हैं छोड़ दिए। मुझे लगता है कि सामाजिक क्रांति की अब बहुत आवश्यकता है। हमारे साथ एडवोकेट सुशीला गुरैया मौजूद हैं। इनसे दहेज को लेकर के जानने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार की शिकायतें आती हैं, वर पक्ष की तरफ से किस प्रकार की आती हैं, वधू पक्ष की तरफ से किस प्रकार की आती हैं। जैसा कि आजकल जो सोशल मीडिया पर भी एक वायरल ऑडियो है उसको लेकर के भी हम जानने का प्रयास करेंगे। मैम स्वागत है आपका। थैंक यू। दहेज को लेकर के किस प्रकार की शिकायतें अक्सर आप लोगों के पास आती हैं? देखिए, दहेज को लेकर के अलग अलग प्रकार की शिकायतें आती हैं। कई बार देखा गया है कि वर पक्ष भी पीड़ित होते हैं क्योंकि दहेज मांगते नहीं, लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि जैसे जैसे हम पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं, लड़की और लड़का सबके घर में एक ही होता है, एक लड़का है किसी का, एक लड़की है किसी का, तो बराबर की पढ़ाई होती है दोनों की, और लड़की वाले भी सहन नहीं करते। और वो वहाँ क्या होता है कि वो दहेज का नाम लेकर या घरेलू हिंसा का नाम लेकर वर पक्ष को भी पीड़ित करते हैं, जहाँ तक ये सच्चाई है। और कुछ मतलब होता है ऐसा, रेयर केस होते हैं, ये अर्ध सत्य है कि भाई दहेज की वजह से वधू पक्ष को पीड़ित किया गया, ऐसा भी नहीं है। मतलब कई बार मेरे पास भी ऐसे कुछ केस आए हैं, कहानी कुछ और होती थी। लगभग मैं आपको बताऊं, जब से मैंने प्रैक्टिस शुरू की है मेरे पास ऐसे कुछ केस होंगे जो 25 केस आए होंगे, और ये शिकायत लेकर के आगे भाई मेरे को परेशान करता है, दहेज मांगता है, और मैंने उसको समझा बुझा के भेजा है और उनके घर बस गए। तो ये आरोप होते हैं, क्या इसको क्या मान के चलें जी? वधू पक्ष की तरफ से आरोप होते हैं, इसमें दोषी कौन होता है? अगर एक सामाजिक बात करें तो सामाजिक अगर बात आप करोगे ना, तो कई बार क्या होता है कि आपस में जो पति पत्नी होते हैं ना, उनके वैसे कई प्रकार के मनमुटाव होते हैं जो कि दहेज के रूप में या डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में सामने आते हैं। घरेलू हिंसा के ज़्यादा मामले आते हैं। हाँ, क्योंकि कोई भी लड़की है वो असल बात तो परिवार में रहना ही नहीं चाहती, सच्चाई तो ये है। यानी जब तक
कोई शादी होकर के जब लड़की दूसरे घर में आती है, उसकी डिमांड शर्तें नहीं चलेंगी तो वो दहेज की धमकी देगी। धमकी देगी, बिल्कुल देती है, इसमें क्या दो रहा ऐसे है। केस आते हैं आप लोग? आते हैं, हमने सोल्व भी किए हैं, समझाते भी हैं, ये भी बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा मत करो। और कई बार ऐसा भी होता है कि वाक्य में है पीड़ित भी होती है लड़कियाँ, पीड़ित भी होती हैं, ऐसे भी आते हैं केस कि पीड़ित होती है वाक्य में, लेकिन कई मतलब उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इस जो ये कानून जो बना है ना DV एक्ट और 498 में, इसका कई फ़ायदा भी उठा रहे हैं। कई केस ऐसे भी आते हैं, आज वहाँ शादी कर ली, उससे तलाक ले लिया, इतने लाख रुपए ले लिए, फिर अगली जगह जाकर शादी कर ली। ऐसे मैं नाम नहीं लूँगी, एक ऐसा ही केस आया हुआ है पहले भिवानी में, मतलब नाम नहीं लेंगे हमें, तो ऐसा केस आया हुआ है। उसने पहले वाले से 17-18 लाख रुपए लेकर फैसला कर लिया, अब दूसरी जगह शादी की, अब दूसरी जगह फिर वो केस डाल रखे हैं। ऐसे भी केस आते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया। उन पे कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है ना, कड़ी कार्रवाई तो कौन सा कर सकता है? कोई ऐसा कानून है नहीं? ये तो जैसे SC एक्ट बना रखे हैं और उसमें समझौते हो जाते हैं। कितने रेयर केस देखे होंगे आपने, समझौते हो जाते हैं, लेकिन किसी के ऊपर कार्रवाई हुई आज तक? हुई हो तो बताओ। और कोई भी SC एक्ट के अंदर देखा हो आपने किसी की सजा हुई हो तो वह बताओ, हुई है किसी की? लास्ट में दबाव आ जाता है कहीं ना कहीं से जी। पता नहीं दबाव आता है या उनका अपना कोई स्वार्थ होता है, कोई स्वार्थ होता है कुछ। कानून में खामियां हैं। कानून तो देखो, कानून में खामियां नहीं हो सकती, कानून में खामियां नहीं हो सकती, उसको इम्प्लीमेंट करने वाला में खामियां हैं। जिस तरह इम्प्लीमेंट सही नहीं होता, और उस जो कानून हमने बनाए हैं उस कानून को मनवाना कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट ने सजा दे दी, किसका काम है? या तो पुलिस का काम है। अब किसी की सजा होगी मान लिया किसी भी केस में, अब कोर्ट ये तो नहीं कहेगी उसको, अब किसी का खर्चा बंध गया 125 में, अब कोर्ट क्या करेगी? वो तो कार्रवाई कर सकती है, कागज़ की कार्रवाई करेगी ना, देना नहीं। अब ये भी कह देते हैं कई तो, अगर नहीं देंगे खर्चा हमें चाहे सजा कर ले। तो ऐसे कई अपवाद हैं, लेकिन ये टोटल ये भी नहीं है कि भाई आप ये कहोगे भाई दहेज की वजह से परेशान है लोग, लड़कियाँ, या ये दोनों ही तरफ से परेशान है आज के टाइम में। तो लड़के भी इतने परेशान हैं और लड़कियाँ भी इतनी परेशान हैं। शुक्रिया। आपने सवाल किया कि दहेज लेना और देना दोनों ही जुर्म है। जो दहेज की डिमांड करता है वो तो अपने आप में जुर्म है ही, और अगर उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई की जाती है तो 498 के अंतर्गत उसमें कार्रवाई होती है। लेकिन लड़के वालों की दहेज की डिमांड के एवज़ में अगर आप उनको दहेज देते हैं तो वो भी जुर्म है, जो कि दहेज उत्पीड़न वाले जो केसेस हैं उसमें उसका पूरा ब्यौरा दिया गया है कि दहेज लेने वाले भी और दहेज देने वाले भी दोनों ही अपराधी हैं, वो दोनों ही अपराध करते हैं। और जो आजकल ये मामला आप बता रहे हैं कि CRPF में या जो BSF में जो लड़का था उसने दहेज की मांग करी क्रेटा की, कि मुझे क्रेटा गाड़ी चाहिए, ये हमने अखबार में और व्हाट्सएप पे ही पढ़ा है, बाकी उसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन उसने करी है तो वो सरासर मतलब ये दहेज निरोधक जो केस हैं उसके अंतर्गत आता है। धारा 3 व 4 के अंतर्गत ये वो दंडनीय होगा कि वो इस डिमांड के एवज़ में वो शादी को मना करता है या शादी करने से मना करता है, वो उसके अंतर्गत पूरा अपराधी है और दोषी है और उसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। मैम, कई बार दोनों तरफ की बात करें, दोनों पहलुओं की, कई बार लेडीज़ शादी के बाद में प्रेशर डालती है ससुराल पक्ष पर, अगर उनकी बातें नहीं मानी गई, उनके अनुसार नहीं चला कोई परिवार, तो वो दहेज में फंसा देंगी। क्या इस तरह के मामले आते हैं आपके संज्ञान में जी? ऐसा है, शादी के बाद मैं ये नहीं कहती कि हमेशा गलती लड़के पक्ष की होती है। कभी कभी जो एक औरतों के लिए, औरतों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए थे उनका दुरुपयोग भी होता है, लेकिन वो मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। दुरुपयोग होता है, सीमित मात्रा में होता है। वो इन प्रकरण या पता नहीं क्या परिस्थितियाँ रहती हैं या किसी मजबूरीवश या फिर कोई कारण रहते हैं कि वो लेडी जो होती है दहेज के झूठे मामले में उनके पूरी फैमिली को या लड़के को फंसाती है, धमकी देती है। लेकिन उसके पीछे कारण ज़रूर होते हैं। वो कारण क्या हो सकते हैं? वो घरेलू हिंसा के कारण हो सकते हैं, जो कि वो वहाँ आके डिफ़ाइन नहीं होते, उनकी डेफिनेशन उभर के नहीं आ पाती कि कारण क्या थे वाक्य में। कारण होते हैं घरेलू हिंसा के,
लेकिन वो उसको रूप दे देती हैं दहेज उत्पीड़न का, कि दहेज मांगना, दहेज मांगने के ऊपर पूरी फैमिली को फंसा देना, लड़के को फंसा देना, जबकि वाकई में मतलब धरातल पे ये चीज़ें नहीं होती हैं। ऐसे मामले हैं, मेरे संज्ञान में भी हैं, देखे हैं। देखिए, कानून में तो वैसे दहेज लेना और देना दोनों क्राइम है, लेकिन सोसाइटी का जो सेटअप है ना, उसमें आदि काल से लड़की जब घर से विदा होती है उसको कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी में कभी भी हिस्सा नहीं लेती थी और आज भी वो लेना पसंद नहीं करती। लेकिन आजकल कानून ऐसे बना दिया भारत सरकार ने कि कई जगहों पे प्रॉपर्टी के चक्कर में बहन भाइयों के रिश्ते भी ख़राब हो गए हैं, पेरेंट्स के साथ रिश्ते, जो कि सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैं समझती हूँ अगर हम बर्थडे पे किसी के जाते हैं तो गिफ्ट लेके जाते हैं, तो हम शादी में माँ पेरेंट्स के घर से हमेशा के लिए विदा होते हैं, क्यों ना कुछ गिफ्ट लेके जाएं हम। तो उसको दहेज का नाम दे दिया, जो कि इतना उसको भयंकर क्राइम बना दिया है कि घर के घर उजड़ रहे हैं। दहेज लेने के चक्कर में, देने के चक्कर में लेडीज़ को जेलों में जाना पड़ता है। घर है वो बिल्कुल, जो विश्वास है आपस में फैमिलीज़ का, वो उठ रहा है। वधू पक्ष की तरफ से गिफ्ट इच्छा से दिए जाते हैं जी, इच्छा से दिए जाते हैं, लेकिन डिमांड की जाती है, उसको क्या कहेंगे आप? डिमांड करना तो गलत की तरफ से है, गिफ्ट को हम कानून मान के सकते खिलाफ जाना तो गलत ही है, इसमें कोई शक नहीं। कानून के खिलाफ जाना तो गलत ही है, और जब कानून ने बैन कर दिया है तो हमें किसी भी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट दहेज डिमांड करनी नहीं चाहिए, डाउरी डिमांड करनी नहीं चाहिए। ये दहेज का रूप किस रूप में मानते हैं जी आप? जैसे एक तो गिफ्ट आपको ने दहेज बताया, और कोई रूप इसका दहेज का? दहेज का कन्यादान ही बोलते थे उसको, कन्या को दूसरे के सुपुर्द कर रहे हैं हम, तो उसको उसका वहाँ थोड़ा खुश करने के लिए लड़की पराए घर में जा रही है, मेरे को बड़े इज्जत के साथ मेरे पेरेंट्स भेज रहे हैं, उसको ये फीलिंग आए। तो ये भी एक इसका थोड़ा सा रिफाइंड वो भी है, इसका अच्छा सा मीठा सा रूप है ये इसका। लेकिन वर पक्ष की तरफ से डिमांड की जाए, आपस में शर्त रखी जाए, उसको लेकर के हम जानना चाहते हैं जी। शर्त रखी जाए तो वहाँ रिश्ता ही नहीं करना चाहिए। रिश्ता हम क्यों करते हैं? हम भी लड़की के लिए अपनी हैसियत से बड़ा घर देखते हैं कि हमारा मोटे पैकेज वाला दामाद हो और बड़ी कोठी वाला हो और सर्वेंट्स काम कर रहे हो। लड़की वालों को भी अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा कम रखना चाहिए। हाई लेवल में जाएंगे तो वो कुछ हाई लेवल की, फिर उनको भी रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। रेसिप्रोकल है ये चीज़, तो आदान प्रदान है, इसमें क्या है। तो हालांकि डिमांड करना क्राइम है, बट लड़की को उसकी हैसियत के हिसाब से अपने पेरेंट्स के घर से दूसरे घर में भेजें तो इसमें कोई, मैं अपने आप में गलत नहीं समझती, कानून बेशक खिलाफ है। दहेज की अच्छाई और बुराई पर चर्चा करने से पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि दहेज है क्या। हमने जब से आंखें खोली हैं, हमने देखा है कि बेटियों की शादी के अवसर पर बेटी को उसकी पारिवारिक आवश्यकता की सामग्री उपहार स्वरूप दी जाती है, जिसे हम दहेज का नाम देते हैं। यह एक बेटी के प्रति माता पिता की ममता और उत्तरदायित्व से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हर माता पिता अपनी पुत्री को सुख सुविधाएं देना चाहता है। अगर बात यहीं तक रह जाती तो बहुत उत्तम होता, क्योंकि बेटे के माता पिता यानी बेटी के सास ससुर भी अपने पुत्र वधू को गहने और वस्त्र आदि देते हैं, जिन्हें हम स्त्रीधन कहते हैं। और यह ठीक भी है, क्योंकि जीवन में कब किसकी आवश्यकता पड़ जाए। इस तरह माता पिता और सास ससुर लड़कियों के लिए एक भविष्य निधि निश्चित कर देते हैं। यह प्रथा उस समय से चली आई है जब लड़कियां सिर्फ गृहिणी का ही दायित्व निभाती थी और पुरुष जीवन यापन के लिए अपने व्यवसाय को संभालते थे। इस परिप्रेक्ष्य में दहेज एक सीमा तक जायज था। अतः आज आवश्यकता है कि इसके लिए कानून बने और उस कानून को अमल में लाने के लिए, समाज को जागृत करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जाए, ताकि कानून को लागू करने के साथ साथ मानसिकता में भी सकारात्मक बदलाव लाया जा सके और हमें इस दहेज जैसी कुप्रथा से छुटकारा मिल सके और हमारी बेटियां एक अच्छा
जीवन व्यतीत कर सकें। आपने काफ़ी महिलाओं की राय सुनी इस गंभीर मुद्दे पर। आप बने रहिए हमारे साथ और जल्द ही हम आएंगे एक नए मुद्दे के साथ, नई बातचीत के साथ। नमस्कार।